मैं देखता हूं जहां कहीं भी सोशल मीडिया की बात होती है या मोबाइल की बात होती है तो लोग एक सिरे से शिकायत करते रहते हैं। ज्यादातर सभाओं में मैं गया हूं, लोग शिकायत ही शिकायत करते रहते हैं। लेकिन आप याद करो, जिस समय इस भारत में पहली बार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आई थी, बिजली की व्यवस्था हुई थी, तो बहुत सारे लोग बिजली के करंट लगने से उनकी मृत्यु भी हुई थी, दुर्घटनाएं भी घटी थी। तो उस वक्त के भी हमारे पूर्वज बिजली का विरोध कर रहे थे। लेकिन बिजली का बहुत विरोध करने के बावजूद भी बिजली के इस्तेमाल से हम पीछे तो नहीं हट पाए ना। आज अभिन्न अंग है हमारे जीवन का बिजली। जिस समय कंप्यूटर आया था भारत में, उस समय हजारों हजार लोग आंदोलन कर रहे थे ये कहकर कि कंप्यूटर लोगों का रोजगार खत्म कर देगा, कंप्यूटर के कारण से बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो उस समय कंप्यूटर का भी लोगों ने विरोध किया। क्या आज कोई विरोध करता है कंप्यूटर का? मैं आज कुछ बातें बच्चों के साथ करना चाहता हूं। मेरा एक प्रश्न है, मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे आज थोड़ा ईमानदारी से, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के आप जवाब देंगे। क्या आप तैयार हैं? ईमानदारी से कितने बच्चे तैयार हैं जो डरेंगे नहीं, कोई शिक्षक आज डांटेंगे नहीं, बिल्कुल आपके मन में जो बात होगी वो आप कहना। पहली चीज, कितने बच्चे हैं जिनको पढ़ाई बोरिंग लगती है, पढ़ाई का मन नहीं होता? ईमानदारी से हाथ उठाना। देखो, सर को देख के डरना नहीं, आज आप डांटेंगे नहीं, ठीक है। कितने बच्चे हैं जिनको पढ़ाई करने का मन नहीं करता? हाथ उठाना बेटा, हाथ उठाना। देखो बहुत कम हाथ उठ रहे हैं, ईमानदारी से हाथ उठाओ। दिल में है, दिल में है लेकिन सामने बोल नहीं पा रहे। आपको एक बात बता दूं कि यहां जितने भी बड़े लोग बैठे हुए हैं ना, सभी अभिभावक, अगर इनसे कोई ऑप्शन दिया जाए, भगवान ने अगर एक ऑप्शन इनको दिया कि आप बड़े रहना चाहते हो या बच्चे बन जाना चाहते हो, तो मुझे लगता है 100% लोग कहेंगे एक बार दोबारा से भगवान हमें बच्चे बना दो। चाहते हैं कि नहीं? सभी के सभी लोग चाहेंगे। और पता है, आज आप बच्चे हो, आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, लेकिन उन बड़ों को मौका अगर मिल जाए तो वो जी तोड़ कर मेहनत करेंगे पढ़ाई के लिए। उसके पीछे जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है कि जिंदगी की पिटाई बड़ों को लग रही है लगातार, और बार बार बड़े अक्सर सोचते हैं कि काश बचपन में हम भी पढ़ाई कर लिए होते तो जिंदगी इतनी पिटाई नहीं कर रही होती। होता है कि नहीं? यानी ये जो जिंदगी है वो किसी फिल्म की तरह नहीं है जो रीटेक का मौका देगी। यहां तो एक बार जिंदगी जब आगे बढ़ जाती है तो पीछे लौट कर सिर्फ यादें रह जाती हैं, हम पीछे लौट कर आ नहीं पाते। लेकिन आपके पास एक सुनहरा मौका है, अवसर है। आप चाहो तो उनके स्थिति में पहुंचकर पछताने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ठीक से आपने मेहनत कर ली तो। एक छोटी सी कहानी हमारे सबके जीवन से संबंधित है। एक बार की बात, एक बड़ी विचित्र घटना घटी। एक कौवा उड़ रहा था आकाश में। आकाश में कौवा उड़ रहा था, भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी, चिलचिलाती धूप थी। उड़ते उड़ते वो नदी के ऊपर से उड़ने लगा। जब नदी के ऊपर उड़ने लगा तो उसने क्या देखा कि एक मरा हुआ हाथी नदी के पानी में उसकी लाश तैर रही है। मरे हुए हाथी की लाश नदी के पानी में तैर रही है। कौवे को लगता है, चूंकि कौवे मांसाहारी होते हैं, तो कौवे को लगता है खाने के लिए भोजन की व्यवस्था तो हो गई, और इतनी भोजन की व्यवस्था हुई है कि कई कई दिनों तक मैं खाते रहूंगा, पेट मेरा भरते रहेगा। कौवा जाता है, उस हाथी के, मरे हुए हाथी के पीठ पर बैठ जाता है और उसकी मांस को नोच नोच कर खाने लगता है। खा खा कर पेट जब भर जाता है तो कौवे को थोड़ी आलस आने लगती है। आप भी खाना खाने के बाद नींद आती है ना, आप लोग को भी नींद तो आती होगी, तो वैसे उसको भी आलस आती है और मन करता है कि हम भी थोड़ा सो ले। तो सोने के लिए वो विश्राम कर लेता है। हाथी के पीठ पर ही वो बैठे बैठे सोने लगता है। चिड़िया अक्सर पेड़ों पे बैठकर, डालियों पे बैठकर चिड़ियाएं सो लेती हैं, वो सो लेता है। जब नींद खुलती है, प्यास लगती है, फिर से उड़ान भरता है और जाकर नदी का पानी पीकर फिर से आकर हाथी के पीठ पर बैठ जाता है। लगातार हाथी बहे जा रहा था और कौवा बार बार जब भूख लगती थी तो उसके मांस को नोच कर खा लेता था, प्यास लगती थी तो नदी का पानी पी लेता था। ऐसे ही गुजरते गुजरते कई दिन, महीने गुजर गए।
कई दिन महीने गुजर गए, कौवे को लगा कहीं भागने की जरूरत क्या है, भरपेट भोजन मिल रहा है, प्यास बुझाने के लिए पानी मिल रहा है, विश्राम करने के लिए इसका शरीर बहुत बड़ा सा है, तो कहीं और जाने की जरूरत क्या है। करते करते कई महीने गुजर जाते हैं। अचानक एक दिन उस कौवे को पता भी नहीं चला, वो जब नींद में था तो उस समय नदी जाकर समुद्र से मिल जाती है। नदी जाकर समुद्र से मिल जाती है, और जब समुद्र में उसकी लाश जाती है, हाथी की लाश जाती है, तो वो बहने लगती है। और कौवा आराम से बैठा हुआ है, क्योंकि भरपेट खाना खा चुका था, प्यास भी बुझ चुकी थी, बैठा हुआ है। बहुत अंदर तक समुद्र में जब उसकी लाश चली जाती है हाथी की, अचानक से एक तेज लहर आती है और हाथी के शरीर को डुबा देती है समुद्र के अंदर। जैसे ही हाथी का शरीर समुद्र के अंदर डूबता है, कौवा जान बचाने के लिए ऊपर की तरफ उड़ता है। जब ऊपर उड़ता है तो उड़ते उड़ते थक जाता है, क्योंकि बहुत दूर दूर तक कहीं किनारों का आता पता भी नहीं था, कुछ पता नहीं था। उड़ रहा है, उड़ते उड़ते थकान जब होती है, अब उसका शिकार, उसका जो भोजन है हाथी, वो नहीं है, क्योंकि वो गर्त में, समुद्र के गर्त में जा चुका है। लेकिन जब प्यास लगती है तो नीचे की तरफ उतरता है, चोंच में पानी लेता है, लेकिन फेंक देता है, क्योंकि पानी कड़वा था, पानी खारा था। अब उसकी प्यास नहीं बुझ सकती, क्योंकि पानी खारा था। उस खारे पानी को पी नहीं सकता था। नदी का पानी तो मीठा था, प्यास बुझा लेता था, समुद्र के पानी से किसी की प्यास भी नहीं बुझती है। वो प्यास से तड़पने लगा। अब उसके पास ना तो भोजन है, हाथी वाला भोजन है, और न ही विश्राम करने के लिए हाथी का शरीर है। बेचारा कौवा भूख से, प्यास से और चिलचिलाती धूप में फड़फड़ाते फड़फड़ाते, उड़ते उड़ते थक जाता है, और अंत में उसी समुद्र के गर्त में गिरकर मर जाता है, खत्म हो जाता है। इस कहानी के पीछे जो मोरल ऑफ द स्टोरी है वो ये है कि हम सभी जिंदगी रूपी नदी में बहे जा रहे हैं, और हमारे जो माता पिता हैं वो भी उस हाथी की तरह है, जो हमें भोजन दे रहे हैं, हमें विश्राम करने की व्यवस्था भी दे रहे हैं। लेकिन ये जो नदी है वो बहुत मीठी है, मीठा पानी है, मीठा जल है, कंफर्टेबल लाइफ हम जी रहे हैं। यानी जहां पे रहने के लिए घर भी है, यानी कि पीठ है उसका हाथी का, भोजन के लिए भी है और प्यास के लिए भी है। लेकिन बच्चों, आप सबको याद रखने की जरूरत है कि एक दिन ये नदी, ये सहारा, ये मीठा पानी सब छूट जाने वाला है। एक दिन इस जिंदगी रूपी कड़वे संग्राम में, समुद्र में हम सब समा जाएंगे। अगर उससे पहले, समाने से पहले अगर हमने अपनी पात्रता विकसित नहीं की, अगर हमने अपनी क्षमता विकसित नहीं की, हम खुद के लिए रोजी रोटी और रोजगार की व्यवस्था नहीं करेंगे, तो एक दिन कौवे की तरह उस कड़वे पानी में भूखे प्यासे रहकर और तड़फड़ाते तड़फड़ाते मर जाएंगे, और हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। यानी ये जो समय आपके पास, आपके माता पिता कितनी मुश्किलों से आपको सुविधाएं देते हैं। आपको पता है, आप जो ड्रेसेस पहनते हो, जो कपड़े पहनते हो, कई बार आपके माता और पिता अपने पर्व में, होली, दीपावली, दुर्गा पूजा में अपने लिए नए वस्त्र नहीं खरीद पाते होंगे, लेकिन आपकी शौक जरूर पूरी करते होंगे। होता है कि नहीं? कभी महसूस किया आपने? बहुत मुश्किलों से बच्चों को, अक्सर मैं देखता हूं लेटेस्ट फैशन की चीजें बच्चों को बहुत पसंद आती है, लेकिन माता पिता से कोई पूछेगा कि आपका कोई फैशन है क्या, तो वो फैशन का डेफिनेशन भी भूल चुके हैं कि फैशन जैसी भी कोई चीज होती है। आपके पास एक सुनहरा मौका है, सुनहरा अवसर है। इस अवसर के समय, आज के वक्त में, आज का जो बदलता हुआ, बहुत तेजी से बदलता हुआ वक्त है, इसको आपको समझने की, आत्मसात करने की जरूरत है। अभी मैं देख रहा था आपके स्टेज पे बड़ा अच्छा सोशल मीडिया का परफॉर्मेंस चल रहा था, बच्चों ने बहुत अच्छा किया। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अक्सर मैं देखता हूं जहां कहीं भी सोशल मीडिया की बात होती है या मोबाइल की बात होती है, तो लोग एक सिरे से शिकायत करते रहते हैं। ज्यादातर सभाओं में मैं गया हूं, लोग शिकायत ही शिकायत करते रहते हैं। लेकिन आप याद करो, जिस समय इस भारत में पहली बार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आई थी, बिजली की व्यवस्था हुई थी, तो बहुत सारे लोग, बिजली के करंट लगने से उनकी मृत्यु भी हुई थी, दुर्घटनाएं भी घटी थी। तो उस वक्त के भी हमारे पूर्वज बिजली का विरोध कर रहे थे। लेकिन बिजली का बहुत विरोध करने के बावजूद भी बिजली के इस्तेमाल से हम पीछे तो नहीं हट पाए ना। आज अभिन्न अंग है हमारे जीवन का बिजली। जिस समय कंप्यूटर आया था भारत में, उस समय हजारों हजार लोग आंदोलन कर रहे थे ये कहकर कि कंप्यूटर लोगों का रोजगार खत्म कर देगा, कंप्यूटर के कारण से बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो उस समय कंप्यूटर का भी लोगों ने विरोध किया। क्या आज कोई विरोध करता है कंप्यूटर का? आज उसका यूज करते हैं।
उसके मिसयूज नहीं, उसका यूज करते हैं, और कंप्यूटर के कारण से हजारों लाखों रोजगार की व्यवस्था भी शुरू हो गई। वही हालत आज सोशल मीडिया पे भी है। सोशल मीडिया एक नई चीज आई है, इसकी क्रिटिसाइज करने से बेहतर है हम अपने बच्चों को सिखाएं कि उसकी खामियां क्या है और उसकी अच्छाइयां क्या है। अगर उसकी अच्छाइयों को हम बोलेंगे तो निश्चित तौर से बच्चे उसका बेनिफिट उठाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में ये जितने भी स्कूल और कॉलेज हैं, एक नया कल्चर शुरू हो रहा है पूरे विश्व भर में। नो स्कूल का एक नया पैटर्न शुरू हो रहा है। नो स्कूल का कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ बातें जो हम स्कूल से बाहर भी सीख सकते हैं, जैसे हिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हो और हिस्ट्री में ताजमहल की बात कराई जा रही है, तो उस स्कूल के कॉन्सेप्ट में ताजमहल किताबों में नहीं पढ़ाया जाएगा। उस स्कूल के कॉन्सेप्ट में ताजमहल विजिट कराया जाएगा, ताजमहल को दिखाया जाएगा, ताजमहल के स्ट्रक्चर को बच्चे छू कर महसूस करेंगे, देखेंगे कितनी दूरी है, कितना बड़ा साइज है और कैसा उसका इतिहास है। जब एक बार कोई बच्चा ताजमहल को देख लेगा तो क्या जिंदगी में कभी भूल पाएगा? कभी नहीं भूल पाएगा। यानी कि आपको प्रैक्टिकल एजुकेशन देने की जरूरत पड़ रही है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया की शिकायत करने से बेहतर है अपने बच्चे को सिखाएं कि सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अमेरिका में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं इस समय जो वो भारत में भी शुरू होने वाला है अब। यानी भारत में आप बैठे रहोगे और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करोगे और सर्टिफिकेट आपके घर पे चला आएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे आपकी क्लासेस चलेंगी। यानी कि भारत के बच्चे मुहताज नहीं होंगे कि वो अफ्रीका से पढ़ाई करें, कि अमेरिका से पढ़ाई करें, कि स्विट्जरलैंड से पढ़ाई करें। विदेश के भी बच्चे भारत से शिक्षा ग्रहण करेंगे और उनको सर्टिफिकेट्स मिलेंगी और उनको वैलिडिटी भी मिलेगी। यानी ये सब कुछ कैसे होने वाला है? सब कुछ इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाला है। इसलिए अपने बच्चे को अच्छाइयां बताएं, क्योंकि जब बहुत बुराइयां आप बताएंगे किसी चीज की तो मानव प्रवृत्ति है जिसकी शिकायत आप बहुत करते हैं ना, अक्सर अंदर से इच्छा जग जाती है थोड़ा देख तो ले। अक्सर आप बच्चों को आपने देखा होगा, छोटे बच्चे को बोलो बेटा इस डब्बे को खोलना मत, आप कहोगे बच्चे इस डब्बे को खोलना मत, उसके अंदर दिमाग में कीड़ा उत्पन्न हो जाएगा, आखिर डब्बे में रखा क्या है, थोड़ा खोल के देख लूं। जैसे ही मां की नजर हटेगी, पिताजी दूर जाएंगे, वो रात हो या दिन हो कभी ना कभी डब्बा खोलकर जरूर देखेगा। यानी जितनी ही शिकायत हम सोशल मीडिया की आज कर रहे हैं, उतनी ही जिज्ञासा लोगों के और बच्चों के हृदय में उत्पन्न कर रहे हैं, आखिर मम्मी मना क्यों करती है, पिताजी मना क्यों करते हैं, चलो हम भी देख लेते हैं। तो बेहतर यह है, शिकायत करने से बेहतर है कि हम बताएं कि उसकी अच्छाई क्या है, उसकी बुराई क्या है, बुराइयों के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। जैसे बच्चों को बताना जरूरी है कि आंखें खराब हो सकती है आपकी, या फिर लीवर। आपको पता है ये छोटे छोटे बच्चे जो है जो चोरी छिपके मोबाइल देखते रहते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, मैंने कई बच्चों को देखा है कि रजाई के अंदर घुस के, कंबल के अंदर घुस के मोबाइल ये आंखों के सामने लगभग एकदम क्लोज डिस्टेंस पे वो बच्चे मोबाइल देखते हैं। आपको पता है वो डर के देखते हैं, लेकिन किसी भी बच्चे के मोबाइल और आंखों के बीच में अगर 25 सेंटीमीटर से कम की दूरी होगी तो आंखें खराब होंगी। आंखें खराब कैसे होंगी? आंखों की अग्नि तत्व, आंखों का फायर एलिमेंट बढ़ जाता है, आंखों में अग्नि तत्व बढ़ता है और आंखों का डायरेक्ट कनेक्शन आपके लीवर से है। यानी आप जितना ही मोबाइल को गेज करेंगे, ध्यान से देखेंगे, टकटकी लगाकर देखेंगे, उतना ही अग्नि तत्व बढ़ेगा और उतना ही ज्यादा लीवर आपका गर्म होगा और उतना ही जल्दी लीवर खराब हो जाएगा। और लीवर जिस बच्चे का खराब होता है वो शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, गुस्सा आता है, बात बात में उसे गुस्सा आ जाएगा, हर छोटी छोटी चीज में गुस्सा आएगा। कोई नहीं होगा गुस्सा करने वाला तो खुद पे गुस्सा आएगा या अपनी जिंदगी पे वो गुस्सा करता है। इसलिए कई बार आपने बच्चों को देखा होगा कि बच्चे बड़े चिड़चिड़े से हो जाते हैं। तो बच्चों को यह जरूरी है बताना कि क्या उनके लिए अच्छा है और क्या उनके लिए बुरा है। और खास तौर से आज के समय में मैं देखता हूं कि बच्चों की फिजिकल एक्सरसाइज धीरे धीरे कम होते चली जा रही है। आप अपने बच्चे को शिक्षा के साथ साथ शरीर से भी मजबूत बनाएं। नहीं तो एक बच्चे से मैंने पूछा, बेटा तुम इतने हेल्दी क्यों हो गए हो, तुम खेलते नहीं हो? तो बच्चा ने कहा कि खेलता तो हूं। तो मैंने पूछा क्या खेलते हो? फुटबॉल खेलता हूं। कितनी देर खेलते हो? जब तक मोबाइल का बैटरी खत्म नहीं हो जाता तब तक फुटबॉल खेलता हूं। अब बताओ वो बच्चा मोटा नहीं होगा, हेल्दी नहीं होगा तो फिर क्या होगा? मोबाइल पे ही वो खेल रहा है। यानी कि फिजिकल गेम बहुत ज्यादा जरूरी है। और बच्चों के लिए मुझे लगता है हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे के अंदर एक क्षमता है और यूनिकनेस के साथ बच्चा पैदा हुआ है।
उस बच्चे की उस क्वालिटी को पहचानने की जरूरत है, और जिस क्षेत्र में बच्चा आगे ग्रो कर सकता है उस क्षेत्र में उसको तराशने की जरूरत है, क्योंकि सब में टैलेंट है। जिस दिन उस टैलेंट को हम पहचान लेंगे उस दिन उसको बेहतर जीवन देने के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं। आध्यात्मिक जगत में एक शब्द आता है, परमात्मा से मिलन। अक्सर लोग कहते हैं परमात्मा से मिलन, तो परमात्मा से जो मिलन होता है ये बहुत बड़ा भ्रम पैदा कर देता है कि परमात्मा से यानी भगवान से ही मिलेंगे, जबकि सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक ऋषियों ने कहा कि हम सभी आत्मा हैं, हम सभी आत्मा हैं, लेकिन हम सभी आत्माएं किसी खास चीज के लिए पैदा हुए हैं, कुछ खास करने के लिए पैदा हुए हैं। जिस दिन वो चीज, वो लक्ष्य मुझे मिल जाएगी, जिस दिन हम उस लक्ष्य को प्राप्त हो जाएंगे, उस दिन हम साधारण आत्मा नहीं रहेंगे, हमारे अंदर से ही परम आत्मा उत्पन्न हो जाएगा। आप तलाश करना, आप सभी बच्चों से मैं कहता हूं, सभी शिक्षकों से भी, आप एक क्वेश्चन अपने आप से हमेशा पूछना, मैं पैदा क्यों हुआ हूं, मैं क्या बनने के लिए, क्या करने के लिए आया हूं। आप ढूंढोगे, ये प्रश्न बार बार पूछोगे, एक दिन अचानक उसका जवाब आपको मिलेगा कि मैं क्या करने के लिए आया हूं। और जिस दिन उसका जवाब आपको मिलेगा ना, उसके बाद आप रुकोगे नहीं, पीछे पलट कर देखोगे नहीं, क्योंकि उसी की तलाश बुद्ध भी करते थे, उसी की तलाश महावीर भी करते थे कि मैं आया किस लिए हूं, मैं क्या करने आया हूं। तो जिस दिन वो लक्ष्य इंसान को मिल जाता है, उसके बाद वो दिन रात एक कर देता है, मेहनत कर देता है, अपने खून को पसीने की तरह बहा देता है। लेकिन जो काम दूसरे लोग 1 साल में करेंगे, उस काम को वो 10 दिन में कर सकता है। यानी कि अपने अंदर की परम आत्मा को तलाशना है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। आपके जीवन का लक्ष्य जिस दिन मिल जाएगा तो आप देखोगे कि आपके अंदर से एक साइंटिस्ट पैदा हो जाएगा, एक प्लेयर पैदा हो जाएगा, एक संगीतकार, एक प्रोफेसर, एक लेक्चरर, एक समाज सेवी पैदा हो जाएगा, और समाज में बेहतर कार्य आप करके और दूसरों के सामने मिसाल खड़े करेंगे।